आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को, इस मॉड्यूल को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आपका इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू आएगा तो उसे आप अटैम्प्ट करके ही आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हमसे कह रहा है वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन से जोड़ा जाता है ना, ये हमें बताना है। तो फीडर, वितरक, सर्विस लाइन या फिर सर्विस मेन। तो देखिए, याद रखिएगा, जो यहाँ पर बोल रहा है ना वितरण प्रणाली, जिसके थ्रू हमारे घरों तक लाइट आती है, जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो किसके द्वारा मिलती है? वो आपके फीडर्स के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? फीडर्स के द्वारा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर इस तरह से खंबे लगे हुए होते हैं और जो लाइन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है OH, यानी OH की फुल फॉर्म होती है ओवरहेड लाइन, है ना। ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताना है। ये आपके सामने एक इंसुलेटर है एंड इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या है? आपके सीबीटी एग्जाम में इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फोटो दिया जाएगा एंड आपको देख करके बताना है कि इसका नाम क्या है। तो देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम शेकल इंसुलेटर कहते हैं। इसे हम शेकल इंसुलेटर कहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जैसे मान लीजिए आपका इतना बड़ा ये गांव है ना, और ये आपका लास्ट छोर है ना, यहाँ पर ये आपका गांव का लास्ट छोर है, यहाँ से आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक पोल होता है, खंबा होता है ना, तो उस खंबे पर जो इंसुलेटर लगाया जाता है उसे हम शेकल इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि वो आपका लास्ट पोल होगा, है ना। और उसे जो है इस तरह से ग्राउंड से बांध दिया जाता है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा जो है जोर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से खंबे होंगे, सारे खंभों का वायर होगा और लास्ट वाले पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए इसे इस तरह से बांध दिया जाता है। और यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाते हैं, जो कि लास्ट इंसुलेटर में हम शेकल इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होना चाहिए, यह हमें बताना है। IE मतलब जो इंडियन के इलेक्ट्रिकल रूल्स हैं, उनके नियम के अनुसार आपको बताना है कि जो आपके घरों में जो आपके घरेलू इंस्टॉलेशन होती है, उसमें किन्हीं आपको 2 वायर ले लेने हैं। कोई आपको 2 वायर ले लेने हैं, उन वायर के बीच में आपको ये बताना है कि इंसुलेशन प्रतिरोध कितना है। और ये इंसुलेशन प्रतिरोध हम मापते किससे हैं? तो आपको पता होगा, मेगर से मापते हैं ना, मेगर से मापते हैं। एंड ये हमसे कह रहा है कि प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो याद रखेंगे वो हमारा 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, है ना। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 वायर समझ के 2 मेगा ओम से अधिक बता देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर का क्या नाम है। ये आपके सामने एक फ़ोटो दे दिया है, कह रहा है कि ये एक लाइन इंसुलेटर है, तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह से ये डिस्क बनी हुई है ना, और डिस्क अगर इस तरह से बनी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन टाइप, है ना, सस्पेंशन टाइप कहते हैं। अगर ये डिस्क इस तरह से बनी हुई होती है ना, यानी ये अभी वर्टिकल में है ना, वर्टिकल में है, और ये अगर हॉरिजॉन्टल में होता तो इसे हम स्ट्रेन टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन टाइप कहते हैं। लेकिन अभी ये वर्टिकल में है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सस्पेंशन टाइप, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, यानी निलंबन प्रकार इंसुलेटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह से डायग्राम दिया जाएगा सीबीटी एग्जाम में, तो याद रखेंगे, अगर ये डिस्क टाइप तो है लेकिन ये वर्टिकल में है, तो इसे हम सस्पेंशन टाइप कर रहे हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल में होता तो स्ट्रेन टाइप हो जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है, यह हमें बताना है। जो आपके घरों में वोल्टेज आता है ना, वो कितना वोल्टेज आता है वो आपको पता होगा, 220, 230 इस तरह से वोल्टेज आता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है 210 वोल्ट, जो कि नहीं है, 210 तो होता ही नहीं है, 415 भी नहीं होता है ना। तो हमारा जो है 240 वोल्ट हो सकता है ना, 240 वोल्ट आता है। और 3 फेज़ की बात करें तो कितना हो जाएगा? 415 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, जो कि हमसे कह रहा है इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप परिपथ को जलाने के लिए अनुमेय भार क्या है। देखिए, जो यहाँ पर उप परिपथ की बात हो रही ना,
तो जो सब सर्किट्स होते हैं तो उसमें अनुमेय भार हमें बताना है कितना होगा, 800 वाट होगा, 1200 वाट होगा, 2400 या 3000 वाट होगा, कितना होगा ये हमें बताना है। तो याद रखेंगे जैसे जो हमारा उप परिपथ की बात करेगा ना तो वो हमारा 800 वाट होगा, कितना 800 वाट्स होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसुलेटर का नाम बताना है। ये आपके सामने एक इंसुलेटर दे दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है क्या होगा, और इसी तरह से आपको सीबीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं सस्पेंशन तो होगा नहीं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, शैकल भी नहीं होगा क्योंकि शैकल हमारा लास्ट में लगता है ना, और स्टे तो होगा नहीं। ये आपका सिंगल शेड इंसुलेटर होता है। कैसा होता है, सिंगल शेड इंसुलेटर, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इसकी आकृति इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से, है ना, एक मिनट, इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से, है ना। अब ये क्यों बनाई जाती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके इधर से वायर गुजरता है इस तरह से, है ना, और ये बाद में इस तरह से इसे बांध दिया जाता है जिससे कि स्पार्किंग ना हो, क्या ना हो, स्पार्किंग ना हो। और ये जो है इस तरह से क्यों बनाया जाता है, तो देखिए जो आपकी वर्षा होती, बारिश होती है तो यहाँ पर पानी ना ठहर पाए, है ना, पानी यहाँ से निकल जाए, इसलिए इसका जो आकार है कुछ इस तरह से बनाया जाता है जिससे पानी का ठहराव ना हो सके। क्योंकि पानी रहेगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी है ना, वहाँ पर ग्राउंड हो सकता है वायर, इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सिंगल शेड इंसुलेटर होता है, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि कह रहा है ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। ये आपके सामने एक ओवरहेड लाइन का जो जॉइंट है वो आपको दे रखा है। ये आपका ओवरहेड लाइन का जॉइंट है, तो आपको बताना है ये किस तरह का जॉइंट है ना। तो याद रखेंगे ये आपका ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न होता है। कैसा होता है, कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। अब देखिए ACSR आपके सामने आया तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फटाफट से बताएंगे इसकी फुल फॉर्म, वरना इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन्स है जिसमें फुल फॉर्म बताई है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है एरियल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। क्या हो, एरियल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो याद रखेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो लिख लीजिएगा एरियल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि हमसे कह रहा है क्या कारण है जो AC की तुलना में DC ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र की पूरी सतह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बात करें, जो आपका कह रहा है कि AC की तुलना में DC ट्रांसमिशन पर क्यों हम इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखेंगे क्योंकि जो इसमें जो है ना स्किन इफेक्ट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, चलिए समझाते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जितना बड़ा इंसुलेटर होगा तो उसमें क्या होगा, AC करंट अगर इसमें से जाएगा तो वो होगा क्या, इसके बाहरी सतह पर, है ना, बाहरी सतह पर क्या होगा, इस तरह से ये पूरे बाहरी सतह पर AC करंट फैल जाएगा, जबकि बीच वाला जो पार्ट है वो वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। जबकि जो DC करंट होता है ना, DC करंट समान रूप से होता है। जैसे अब ये है तो ये समान रूप से यहाँ पर वितरित होगा इस तरह से, तो इसलिए जो है इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो याद रखेंगे क्योंकि इसमें जो है स्किन इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इफेक्ट का प्रभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि DC की मैं पूछ रहा था, DC में हमने बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रतिबल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, इस तरह से आपको हो सकता है चित्र भी आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो इस तरह से ये आपका ACSR का वायर होता है इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये आपका हो गया, एंड इसके बाद अगर आपका जो CBT एग्ज़ाम में डायग्राम आएगा तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो तरह के यहाँ पर कलर दिखाए गए हैं। तो ये जो ऊपर वाला होता है वो एल्यूमिनियम होता है ना, और अंदर वाला होता है स्टील होता है। क्या होता है, स्टील होता है। तो यही बोल रहा है कि इसमें जो है स्टील को क्यों प्रतिबल किया जाता है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है। तो स्टील का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी तन्यता बढ़े, है ना, तन्यता बढ़ाए रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये डायग्राम किसका है, ACSR का डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि हमसे कह रहा है डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है, किनारों के अंतर की ओर तरफ क्यों झुका रहता है, ये आपको बताना है। तो ये कहना ये चाहता है जो आपका इंसुलेटर होता है वो इस तरह से होता है, मैंने अभी आपको बताया है ना, ये आपका कुछ इस तरह से होगा। तो ये कह रहा है कि ये झुकावदार क्यों बनाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पानी
का ठहराव ना हो सके, है ना, जो पानी है, वर्षा का जल है, वो यहाँ पर ना रह पाए। तो इसलिए देखिए वर्षा ऋतु में निरंतर जल के प्रवाह को निष्क्रिय करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है ना। किस प्रकार का एसी जो सिस्टम है हम यूज़ में लेते हैं, तो वो 3 फेज और 3 तार वाला यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, देखिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अंतर पता होगा। ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ट्रांसमिट में हमें क्या होता है, 3 फेज लेकर जाने होते हैं, RYB। एंड जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ पर हम 1 फेज और 1 यहाँ पर जो है न्यूट्रल भेज देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं 3 फेज और 3 तार प्रणाली। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कह रहा है लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। तो ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि हम शेकल टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे ये आपका गांव है और गांव का एक लास्ट छोर तो होता ही है, वहाँ पर एक खंभा होता है और उस खंभे पर कौन सा इंसुलेटर लगा होता है, तो वो हमारा शेकल टाइप इंसुलेटर लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, एसी पावर ट्रांसमिशन क्यों आवश्यक है ना। एसी पावर ट्रांसमिशन क्यों फ़ायदेमंद है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए कोरोना नुकसान नगण्य, ये तो नहीं होगा। ट्रांसमिशन लाइन का तनाव, ये भी नहीं होता। ट्रांसमिशन में कम वोल्टेज ड्रॉप, ये भी नहीं होगा। वोल्टेज को स्टेप अप, और बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोल क्या रहा था, एसी पावर ट्रांसमिशन क्यों फ़ायदेमंद है। हम डीसी पावर भी तो ट्रांसमिशन कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते हम, क्योंकि उसमें जो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते वोल्टेज को, और एसी में हमें यही फ़ायदा देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा एसी को हम स्टेप अप, है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं एज अ थ्रू द ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए एसी ट्रांसमिशन का फ़ायदा यही होता है ना। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, अब जैसे ये हमारा इंसुलेटर है ना, एक मिनट, ये हमारा इंसुलेटर होता है, यहाँ पर हम वायर गुजारते हैं और यहाँ पर हम कस के बांध क्यों देते हैं। तो बांधते इसलिए हैं क्योंकि देखिए अगर ढीला रखेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा। क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो स्पार्किंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे टाइट से बांध देते हैं। तो स्पार्किंग से बचें, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है ओवरहेड लाइन पर प्रयुक्त कंडक्टर का नाम बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया ACSR का हम यूज़ करते हैं, किसका, ACSR का यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि है विद्युत खंभों में प्रयुक्त होने वाले क्रॉस आर्म का इस्तेमाल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए आपने देखा होगा इस तरह से जो खंभे बने होते हैं, है ना, इस तरह से ये 3 तार इस तरह से जाते हैं ना, ये खंभा हो गया, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से जाएगा। तो ये क्रॉस आर्म, ये वाले आर्म की बात कर रहा है, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए इसको हम जो है इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर रखना, इसका ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। कंडक्टरों को 20 शॉर्ट सर्किट से बचाना या फिर कंडक्टर शिथिलता कम करना, यहाँ पर जो है जकड़ के रखना, ये ऑप्शन होना चाहिए था। लाइन कंडक्टर का समर्थन, ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर रखना, यहाँ पर पकड़ना होगा या फिर जकड़ना होगा, है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि हमसे कह रहा है HT की फुल फॉर्म बताइए फटाफट, क्या होती है, हाई टेंशन। क्या होती है, हाई टेंशन। ओवरहेड लाइन के डेड सिरों पर किस प्रकार की लाइन इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ACSR स्टैंड फॉर। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ ली, ACSR का अर्थ क्या है, और ये याद रख लीजिएगा एग्जाम में पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है। ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर। देखिए एल्यूमिनियम कोर बोल रहा है, ये तो नहीं होगा। एल्यूमिनियम कवर बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है OH, यानी OH की फुल फॉर्म ओवरहेड, है ना। ओवरहेड लाइन में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। तो ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया है ना,
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर को पकड़ना और कंडक्टर को बांधे रखना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करे हैं, ओके, टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस करे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आएंगे तो इन 20 में से ही आएंगे जो कि आपने अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से आगे आने वाली वीडियोस के लिए, क्योंकि अभी हमने मॉड्यूल नंबर 12 पढ़ा है, मॉड्यूल नंबर 13 जो कि हमारी लास्ट मॉड्यूल होने वाली है वो भी हम जल्द ही कवर करेंगे, ओके। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करें आप किस तरह के नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा, ओके। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।